नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद है कि बहुत लोगों को वेब कंप्यूटिंग के कंसेप्ट समझ नहीं आए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से करने हैं उसमें भी डाउट है। और एक बात की, वेब कंप्यूटिंग के एग्ज़ाम को एक दिन की भी छुट्टी नहीं है। 12 को कंप्यूटर नेटवर्क का एग्ज़ाम है एंड 13 से वेब कंप्यूटिंग का शुरू हो रहा है। सो सभी लोग अपना टाइम यूटिलाइज़ कर पाए, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में सिर्फ थ्योरी क्वेश्चंस कवर किए गए हैं, जिन्हें आप कभी भी रिवाइज कर सकते हैं, जैसे कि ट्रेन में हो गया कभी भी। मैं ये नहीं कह रहा कि बस इतने ही क्वेश्चंस कर लो कि तो आपका हो जाएगा। अगर आपको लगता है तो आप और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ क्वेश्चंस छूट गए तो आप उन्हें कमेंट में लिख सकते हैं। और ये सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ थ्योरी क्वेश्चंस ही कवर किए गए। अगर आपको कोड एक्सप्लेनेशन पे वीडियो चाहिए तो आप वो कोड कमेंट में डाल देना, मैं उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दूंगा। तो गुड लक एंड चलो शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिएक्ट जेएस। रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो फेसबुक ने बनाई है यूज़र इंटरफेसेस बनाने के लिए, स्पेशली सिंगल पेज एप्लीकेशंस के लिए। ये अलाउ करती है डेवलपर्स को टू क्रिएट रीयूजेबल कंपोनेंट्स दैट अपडेट्स एफिशिएंटली व्हेन द डेटा चेंजेस। वाई टू यूज़ रिएक्ट? ये हेल्प करता है टू क्रिएट इंटरैक्टिव वेब एप्स क्विकली। ये अपडेट करता है सिर्फ चेंज पार्ट ऑफ वेब पेज इंस्टेड ऑफ रिलोडिंग होल वेबसाइट, जो इसको फास्टर एंड स्मूथ बनाता है। फीचर्स ऑफ रिएक्ट: कंपोनेंट बेस्ड यूआई डिवाइड करता है छोटे छोटे रीयूजेबल पीसेस में, जिसको कंपोनेंट्स कहते हैं। वर्चुअल डोम ये रियल डोम की एक कॉपी मेंटेन करता है जो फास्टर अपडेट्स के लिए यूज़ करता है। JSX जावास्क्रिप्ट XML ये अलाउ करता है HTML को जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखने के लिए। वन वे डाटा बाइंडिंग डाटा सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करता है कि जिससे डीबगिंग में आसानी पड़ती है। डिक्लेरेटिव UI यू डिस्क्राइब व्हाट UI शुड लुक लाइक एंड रिएक्ट अपडेट्स इट ऑटोमेटिकली। फास्टर रेंडरिंग ये सिर्फ चेंज पार्ट को अपडेट करता है, इसलिए वो फास्ट रेंडर होते हैं। रीयूजेबल कंपोनेंट्स जो अपन कंपोनेंट्स बनाते हैं वो अलग अलग वेब पेजेस में भी यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी एंड सपोर्ट ये फेसबुक ने बनाया है इसलिए, और इसकी डेवलपर कम्युनिटी भी बहुत बड़ी है। एडवांटेजेस: फास्ट परफॉर्मेंस, रीयूजेबल कोड, इजी टू लर्न, SEO फ्रेंडली, ग्रेट फॉर सिंगल पेज एप्लीकेशंस एंड स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम। अगला क्वेश्चन है रिएक्ट हुक्स का। रिएक्ट हुक्स स्पेशल फंक्शंस होते हैं जो हमें रिएक्ट के फीचर जैसे कि स्टेट, लाइफ साइकिल, इनको फंक्शनल कंपोनेंट्स में यूज़ करने देते हैं विदाउट राइटिंग क्लास कंपोनेंट का कोड। अब ये फंक्शन होते हैं जैसे कि यूज स्टेट ये यूज़ होता है स्टेट्स को मैनेज करने के लिए, जो भी टाइम के साथ वेरिएबल चेंज होता है उसके लिए। यूज इफ़ेक्ट ये साइड इफ़ेक्ट्स को हैंडल करने के लिए होता है, जैसे कि API कॉल्स हो गए, टाइमर्स हो गए। यूज़ कंटेक्स्ट ये हमें कंटेक्स्ट API को यूज़ करने देता है विदाउट प्रॉप्स। यूज़ रेफरेंस ये हमें एक्सेस एंड स्टोर करने देता है डोम एलिमेंट्स को डायरेक्टली। यूज़ मेमो ये परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ करता है बाय मेमोराइजिंग दी वैल्यूज़। अभी ये रिएक्ट उसका एग्जांपल है यूजिंग स्टेट फंक्शन। अगर ऐसे ही कोड के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दो, बाकी वीडियोस भी बनेंगे। ये एग्जांपल है कि जिसमें हम इंक्रीज़ बटन पे क्लिक करने के बाद काउंट की वैल्यू इंक्रीज़ होती है। तो पहले हम इंपोर्ट करते हैं रिएक्ट को एंड यूज स्टेट, जो स्टेट फंक्शन है रिएक्ट हुक्स का, फ्रॉम रिएक्ट। अभी हम फंक्शन बनाते हैं काउंटर कि जिसके अंदर इस यूज स्टेट को पहले डिक्लेयर करते हैं। कॉन्स्ट काउंट सेट काउंट इज इक्वल टू यूज स्टेट फंक्शन में 0। तो ये वेरिएबल होता है, इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, बस ये स्टार्टिंग में स्मॉल लेटर होता है और वही सेट के आगे यही वेरिएबल आता है कि जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और उसकी इनिशियल वैल्यू है 0। तो अभी रिटर्न में हम ड्यू टैग ले रहे हैं। एक कंपोनेंट में एक रिटर्न एक ही ड्यू को रिटर्न कर सकते हैं, इसलिए हम ड्यू टैग के अंदर बाकी टैग्स लिखेंगे कि जिसके अंदर अपन बहुत सारे टैग्स रिटर्न कर सकते हैं। तो इसके अंदर अपन लिखेंगे H2 में काउंट, और इधर ये वेरिएबल है
और एक बटन बनाएंगे जिस पे क्लिक करने के बाद एरो फंक्शन रन होगा। जो फंक्शन रन होगा उसमें सेट काउंट की वैल्यू हम चेंज करेंगे। जो भी काउंट की वैल्यू होगी, इनिशियल वैल्यू 0 + 1। और ये बटन बनेंगे इंक्रीज। इधर भी ये वेरिएबल दिया है कि जो भी काउंट की वैल्यू होगी वो आएगी। और फिर बटन को क्लोज़ करेंगे, मतलब काउंट की इनिशियल वैल्यू रहेगी 0, फिर बटन पे क्लिक करने के बाद वो +1 हो जाएगी। और फिर हम बटन को क्लोज़ करते, ड्यू टैग को क्लोज़ करते, ये रिटर्न को क्लोज़ करते, और ये काउंटर फंक्शन है उसको क्लोज़ करते। और क्लोज़ करने के बाद लिखते एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट काउंटर, मतलब हम इस कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करते कहीं और यूज़ करने के लिए। इस वाले एग्जांपल में हमने यूज़ स्टेट का यूज़ किया था, जो कि स्टेट्स को मैनेज करने के लिए हेल्प करता है फंक्शनल कंपोनेंट्स में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिएक्ट के कंपोनेंट्स री-रेंडर कब होते हैं, एग्जांपल के साथ बताओ। तो यूआई होता है फंक्शन ऑफ स्टेट एंड प्रॉप्स। तो दोनों में से एक भी अगर चेंज हो जाए तो रिएक्ट री-रेंडर करता है उस कंपोनेंट को और अपडेटेड यूआई शो करता है। अभी इसके 3 मेन केसेस है। व्हेन स्टेट चेंजेस, जब भी स्टेट बदलती है, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा था कि काउंट इंक्रीज बटन पे क्लिक करने के बाद काउंट की वैल्यू +1 से बढ़ जाती थी, तो स्टेट चेंज होती थी, तब वो री-रेंडर करता है उसको। व्हेन प्रॉप चेंज, अभी जो डेटा होता है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है रिएक्ट में, पेरेंट से चाइल्ड तक। जब भी पेरेंट कोई डेटा पास करता है तो वो री-रेंडर होता है। व्हेनेवर द पेरेंट कंपोनेंट री-रेंडर्स, जब पेरेंट कंपोनेंट री-रेंडर होता है तो उसके जितने भी चाइल्ड कंपोनेंट्स है वो सारे री-रेंडर होते हैं। अभी ये सेम एग्जांपल है कि इंक्रीज बटन पे क्लिक करने के बाद काउंट अपडेट होता है, तो स्टेट चेंज होती है और ये काउंटर कंपोनेंट री-रेंडर होता है। और ये इसी का एक्सप्लेनेशन है कि इनिशियली काउंट की वैल्यू 0 होती है। व्हेन वी क्लिक द बटन, सेट काउंट की वैल्यू होती है काउंट +1, जो कि स्टेट को अपडेट करता है। अगर स्टेट अपडेट हो जाए तो रिएक्ट री-रेंडर करता है काउंटर कंपोनेंट को, और जो नया यूआई है वो अभी काउंट की अपडेटेड वैल्यू दिखाता है। Web3 आर्किटेक्चर, Web3 आर्किटेक्चर मीन्स डिवाइडिंग अ वेब पेज इनटू 3 लेयर्स: प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर एंड डेटाबेस लेयर। हर एक लेयर का अपना अपना काम होता है जो वेबसाइट को ऑर्गेनाइज्ड, सिक्योर एंड इजी टू मैनेज बनाता है। पहली लेयर प्रेजेंटेशन लेयर, यूज़र इसी लेयर से इंटरेक्ट करता है, इसी लेयर को देखता है। इसको क्लाइंट लेयर या फ्रंट एंड भी कहते हैं। ये यूज़र की रिक्वेस्ट सर्वर तक पहुंचाता है। एग्जांपल HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, जिससे फ्रंट एंड बनता है। दूसरी है एप्लीकेशन लेयर, इसको मिडिल लेयर, लॉजिकल लेयर या बैक एंड भी कहते हैं। ये यूज़र्स के रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, उसमें बिजनेस लॉजिक अप्लाई करता है एंड कम्युनिकेट करता है फ्रंट एंड लेयर से और डेटाबेस से। इसका एग्जांपल है Node.js, PHP, पाइथन, जावा। डेटाबेस टायर, इसको डेटा लेयर भी कहते हैं। ये डेटा को स्टोर, मैनेज और यूज़र ने रिक्वेस्ट किया हुआ डेटा रिट्राइव करके एप्लीकेशन को भेजता है। इसके एग्जांपल है MySQL, MongoDB, Oracle। ये 3 लेयर्स का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। अभी ये वर्क कैसे करता है? यूज़र रिक्वेस्ट फ्रंट एंड, यूज़र इंटरेक्ट करता है वेबसाइट से यूजिंग ब्राउज़र, जैसे कि लॉगिन बटन क्लिक करना एक्सेट्रा। तो ये रिक्वेस्ट जाती है प्रेजेंटेशन लेयर से एप्लीकेशन लेयर तक। अभी ये प्रोसेस होता है बैकएंड में। एप्लीकेशन लेयर चेक करता है यूज़र की डिटेल्स, इसमें अपना लॉजिक अप्लाई करता है और डेटाबेस से डेटा की रिक्वेस्ट भेजता है। तो डेटा एक्सेस, डाटाबेस लेयर सेंड्स द रिक्वेस्टेड डेटा, जैसे कि यूज़र नेम, पासवर्ड, टू द एप्लीकेशन लेयर। अभी डेटाबेस से आए हुए डेटा को एप्लीकेशन लेयर प्रोसेस करता है और उसको प्रेजेंटेशन लेयर में भेज देता है, विच शोज इट टू यूज़र, जो कि यूज़र को दिखाई जाती है। ES6 वर्सेस ES5, ये जावास्क्रिप्ट का वर्जन है ES5 एंड ES6। ES6 2009 में इंट्रोड्यूस किया गया था और उसी में कुछ एडवांस फीचर ऐड करके 2015 में ES6 को इंट्रोड्यूस किया गया।
अभी वेरिएबल डिक्लेरेशन ES5 में सिर्फ वैर से होता था, लेकिन ES6 में लेट और कॉन्स्ट जैसे नए ऐड किए हैं। एरो फंक्शन इसमें ES5 में अवेलेबल नहीं था, लेकिन ES6 में शॉर्टर सिंटेक्स के लिए उसको इंट्रोड्यूस किया गया और वो ऐसे कुछ दिखता है। क्लासेस इसमें ES5 में सपोर्ट नहीं था, लेकिन ES6 में क्लास कीवर्ड का यूज़ करके हम क्लासेस को यूज़ कर सकते हैं। टेम्पलेट लिटरल्स मतलब स्ट्रिंग में वेरिएबल्स को यूज़ करना पहले अवेलेबल नहीं था, लेकिन ES6 में उसको इंट्रोड्यूस किया गया बैकटिक्स का यूज़ करके। ऐसे कुछ हम वेरिएबल्स को स्ट्रिंग में लिख सकते हैं। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स फंक्शन में पैरामीटर्स देते हैं अपन, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स थे उसका सपोर्ट नहीं था। ES6 में वो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स का सपोर्ट दिया गया। मॉड्यूल्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पहले अवेलेबल नहीं था, फिर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का फैसिलिटी दी गई। ब्लॉक स्कोप वैर जो है वो फंक्शन स्कोप है, मतलब वैर को अगर किसी फंक्शन में डिक्लेयर किया गया तो पूरे फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं। और जो ES6 में है लेट एंड कॉन्स्ट वो ब्लॉक स्कोप है, मतलब जिस ब्लॉक में डिक्लेयर किए जाएंगे उसी में यूज़ किए जाएंगे। प्रॉमिसेस इसमें सपोर्ट नहीं था। ES6 में असिंक्रोनियस ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया। स्ट्रिंग एंड मेथड्स को मैनिपुलेट करने के लिए थोड़े से ही मेथड्स थे, लेकिन ES6 में कुछ नए मेथड्स ऐड किए गए, जैसे कि स्टार्ट विद, इंक्लूड्स एंड फाइंड। ये था ES5 वर्सेस ES6। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑन Node.js, मतलब Node.js क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या है। तो Node.js इज़ एन ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म रन टाइम एनवायरनमेंट दैट अलाउज अस टू राइट जावास्क्रिप्ट आउटसाइड द ब्राउज़र। ये एक रन टाइम एनवायरनमेंट है जावास्क्रिप्ट का। ये गूगल क्रोम की V8 इंजन पे बना है। और Node.js एक इवेंट ड्रिवन नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट मॉडल है जो फास्ट एंड लाइट वेट है। अभी हम इस Node.js को क्यों यूज़ करते हैं, तो इट हेल्प्स अस टू बिल्ड सर्वर साइड एप्लीकेशंस यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ये रियल टाइम एप्लीकेशंस में ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है, जैसे कि चैट एप्लीकेशंस हो गई, गेमिंग हो गई, स्ट्रीमिंग हो गई, टू हैंडल लार्ज नंबर ऑफ रिक्वेस्ट इफ़िशिएंटली। ये API डेवलपमेंट एंड बैक एंड ऑफ वेबसाइट बनाने के लिए भी यूज़फुल होता है। ये इट इज़ यूज़फुल फॉर क्रिएटिंग स्केलेबल नेटवर्क एप्लीकेशंस। अभी हम देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ Node.js क्या है। ये एक सिंगल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब कि फ्रंट एंड बैक एंड एक ही लैंग्वेज में लिख सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। इसकी फास्ट परफॉर्मेंस है। ये गूगल क्रोम के V8 इंजन भी बना है एंड नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट मॉडल है, तो ये फास्ट परफॉर्मेंस भी देता है। हाईली स्केलेबल है, थाउजेंड्स ऑफ रिक्वेस्ट ये सेम टाइम पे हैंडल करता है। ये इवेंट ड्रिवन एंड असिंक्रोनियस है। ये दूसरा टास्क स्टार्ट करने के लिए पहले टास्क का फिनिश होने की वेट नहीं करता है। लार्ज NPM लाइब्रेरी प्रोवाइड्स थाउजेंड्स ऑफ रियल रेडीमेड मॉड्यूल्स। क्रॉस प्लेटफॉर्म है कि रन्स ऑन विंडोज, लाइनस, मैक OS। कम्युनिटी सपोर्ट है, ह्यूज कम्युनिटी है फॉर हेल्पिंग एंड रिसोर्सेज। सो अगला क्वेश्चन है Node.js आर्किटेक्चर का। ये उसका डायग्राम है। क्लाइंट, इवेंट क्यू, इवेंट लूप, ब्लॉकिंग ऑपरेशंस, नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशंस एटसेट्रा। सो Node.js सिंगल थ्रेडेड आर्किटेक्चर को फॉलो करता है जो कि इवेंट ड्रिवन होता है। सो ये नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट मॉडल को फॉलो करता है, जो मल्टीपल क्लाइंट रिक्वेस्ट को एक साथ एंड इफ़िशिएंटली हैंडल करता है। और इसका मेन पार्ट है इसका इवेंट लूप एंड इसका लिबू लाइब्रेरी। इसके हेल्प से ये सिंगल थ्रेडेड होकर भी मल्टीपल क्लाइंट रिक्वेस्ट को एक साथ हैंडल करता है। सो अब हम एक एक पार्ट को देखेंगे कि क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करता है, जैसे कि रिट्राई डेटाबेस, HTTP, फाइल ऑपरेशंस। ये ऐसे रिक्वेस्ट होते हैं कि जिनको एग्जीक्यूट करने में टाइम लगता है। सो इवेंट क्यू जितने भी यूज़र या जितने भी क्लाइंट रिक्वेस्ट है वो सारे इवेंट क्यू में आते हैं, जो जिनको टाइम लगता है वो भी, और जो इजीली एग्जीक्यूट हो सकते हैं वो भी।
ये वो मेन पार्ट है इवेंट लूप। ये हार्ट है नोड.js का कि जिसके हेल्प से वो सिंगल थ्रेडेड होकर भी मल्टीपल रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। सो ये कंटिन्यूसली चेक करता है इवेंट क्यू को, और जो भी टास्क ब्लॉकिंग हो सकते हैं उनको थ्रेड पुल के पास भेजता है, और अगर वो नॉन ब्लॉकिंग हो गए तो डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता है। अभी थ्रेड पुल वाया लिबो लाइब्रेरी, थ्रेड पुल हेवी टास्क जैसे कि फाइल सिस्टम हो गया, डाटाबेस क्वेरीज हो गया, HTTP नेटवर्क, HTTP मेथड्स या जो भी ब्लॉकिंग ऑपरेशंस होंगी उनको ये हैंडल करता है। ये बैकग्राउंड थ्रेड्स का यूज़ करता है कि जिसके कारण जो मेन थ्रेड है वो कभी ब्लॉक नहीं होता। अभी एक्सटर्नल रिसोर्सेज भी सेम ही है, जो फाइल सिस्टम API हैंडल करता है यूजिंग थ्रेड पुल वर्क। और कॉल बैक फंक्शंस होते हैं, जैसे ही वो ब्लॉकिंग टास्क कंप्लीट हो जाए वो कॉल बैक के थ्रू इवेंट क्यू में वापस डाल दिया जाए। ये इसका वर्किंग फ्लो है जो आंसर बड़ा करने के लिए लिख सकते हैं। जैसे कि क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है, फिर वो रिक्वेस्ट जाती है इवेंट क्यू में, फिर इवेंट लूप चेक करता है कि वो सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है। अगर सिंपल होगी तो वो इमीडिएटली प्रोसेस की जाती है, अगर कॉम्प्लेक्स होगी तो वो थ्रेड पुल में जाती है। थ्रेड पुल फिर उस टास्क को हैंडल करता है और उसका रिजल्ट वापस इवेंट लूप में स्टोर करता है वाया कॉल बैक, और फिर इवेंट लूप एग्जीक्यूट करता है कॉल बैक को, एंड रिस्पॉन्स जो होगा वो क्लाइंट को भेज दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ नोड.js मॉड्यूल्स। नोड.js में मॉड्यूल्स होते हैं रीयूजेबल ब्लॉक्स ऑफ कोड। हर एक मॉड्यूल सेपरेट फाइल में स्टोर किया जाता है, एंड डेवलपमेंट के लिए नोड.js बहुत सारे मॉड्यूल्स प्रोवाइड करता है। तो उसमें से पहला टाइप है कोर मॉड्यूल। ये प्री बिल्ट मॉड्यूल है जो नोड.js प्रोवाइड करता है। इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सीधा रिक्वायर फंक्शन का यूज़ करके अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके एग्जांपल्स है HTTP और क्रिएटिंग सर्वर्स, FS फाइल सिस्टम, पाथ, OS एंड इवेंट्स। अभी हम HTTP का एक एग्जांपल देखेंगे। सो HTTP का यूज़ करके हम एक सर्वर बनाएंगे। सो पहले HTTP को रिक्वायर करते हैं, ये कॉन्स्ट HTTP एक वेरिएबल है, इसमें हम रिक्वायर करते हैं HTTP मॉड्यूल को। फिर सर्वर क्रिएट करते हैं http.create सर्वर, और इसके फंक्शन में देते हैं अपन रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट में वो स्टोर किया जाता है जो क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, और सर्वर जो रिस्पॉन्स भेजेगा वो रिस्पॉन्स में आता है। यूजिंग एरो फंक्शन अपन देते हैं कि सर्वर रिस्पॉन्स सेंड कर रहा है हेलो फ्रॉम कोर मॉड्यूल, और ये सारे एरो जो ओपन किए थे इनको क्लोज करेंगे क्योंकि इनकी वजह से मेरे 4 मार्क काटे थे 5 में से। और इसको डॉट करके लिसन कराएंगे 3000 पोर्ट पे, तो एक सर्वर बनेगा जो लोकल होस्ट 3000 पे रन होगा, जहाँ पे लिखा आएगा हेलो फ्रॉम कोर मॉड्यूल। नेक्स्ट टाइप है लोकल मॉड्यूल्स का। ये डेवलपर्स के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं और इनको अलग अलग फाइल्स में स्टोर किया जाता है प्रोजेक्ट में। अभी इसका अपन एग्जांपल देखेंगे कि अपन ने एक mymodule.js नाम की फ़ाइल बनाई कि जिसमें हम ये मॉड्यूल बना रहे हैं। अभी ये एकदम शॉर्ट में लिखा है कोड, 2 लाइन में ख़त्म होने के लिए। तो export.add मतलब ऐड एक फंक्शन है कि जिसको हम अंत में एक्सपोर्ट करते हैं, वो बस 2 लाइन में आता है। export.add इज इक्वल टू फंक्शन a और b, ये पैरामीटर्स है जो दे रहे जो रिटर्न करेंगे a+b। अभी दूसरी फाइल है main.js कि इसमें हम इस मॉड्यूल को रिक्वायर करेंगे पहले। तो कॉन्स्ट माई मॉड्यूल नाम का अपन ने वेरिएबल बनाया जहाँ पे अपन इसको रिक्वायर कर रहे हैं। ये डॉट मतलब कि इस फाइल से बाहर आके सर्च करो माई मॉड्यूल को, फिर वो रिक्वायर करेगा इसको। और console.log में माई मॉड्यूल डॉट ऐड मतलब कि माई मॉड्यूल इस मॉड्यूल में से ऐड फंक्शन को कॉल करो, और उसके पैरामीटर्स की वैल्यू रहेगी 5,3 की जो रिटर्न करेगा 5+3 8। थर्ड टाइप है थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स। ये हम इंस्टॉल करते हैं npm का यूज़ करके। ये एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोवाइड करते हैं और अपनी कोडिंग का टाइम भी बचाता है। अभी इसके एग्जांपल से एक्सप्रेस, ये वेब एप्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। मोंगूस, ये मोंगोडीबी, ये एक डेटाबेस है और ये फ्रेमवर्क है। और लोडैश, नोडमिलर, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो अभी हम जैसे यहाँ पे
HTTP का यूज़ करके सर्वर बनाया था, वैसे ही एक्सप्रेस ये एक वेब फ्रेमवर्क है, इसका यूज़ करके एक सर्वर बनाएंगे इसके एग्जांपल के लिए। जैसे कि ये थर्ड पार्टी मॉड्यूल है, इसलिए हम पहले इसको इंस्टॉल करेंगे npm i मतलब इंस्टॉल एक्सप्रेस। सो अभी एक्सप्रेस मॉड्यूल को रिक्वायर करेंगे एक्सप्रेस इस वेरिएबल में, और जो भी इसमें रिक्वायर कर रहा था ये ऐप वेरिएबल में स्टोर करेंगे। ये एक स्टैंडर्ड तरीका है, तो हम भी वैसे ही करेंगे। फिर ऐप डॉट गेट मतलब गेट मेथड का यूज़ करके ये एक एम्प्टी पाथ है, और इसमें भी हम रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स देते हैं, जो अभी बताया क्या होता है। और एरो फंक्शन का यूज़ करके रिस्पॉन्स सेंड करेंगे हेलो फ्रॉम एक्सप्रेस मॉड्यूल, और इन सबको क्लोज करेंगे। और ऐप डॉट लिसन इसको भी 3000 पोर्ट में रन कराएंगे। ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है, सेम ही है दोनों में, तो कर सकते हैं आप। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉल बैक फंक्शन इन Node.js का, कि Node.js एक असिंक्रोनस एंड नॉन ब्लॉकिंग है, कि जो दूसरा टास्क स्टार्ट करने से पहले टास्क फिनिश होने तक का वेट नहीं करता है। इंस्टेड वो कॉल बैक फंक्शन का यूज़ करता है, जो कोड को साइमल्टेनियसली रन करने के लिए हेल्प करता है। ये इसकी वजह से मेन थ्रेड ब्लॉक नहीं होता, कि जो Node.js को फास्ट बनाता है। अब इसके एडवांटेज जैसे कि ये कॉल बैक फंक्शंस Node.js को नॉन ब्लॉकिंग एंड फास्ट बनाते हैं। मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली रन होते हैं। यूज्ड वाइल इन असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लाइक इनपुट आउटपुट मॉडलिंग। अभी कॉल बैक फंक्शन का सिंपल डेफिनेशन है कि फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन दैट रन्स आफ्टर द मेन वर्क इज डन। मुझे फंक्शन के अंदर अपन मतलब अभी समझो ये फंक्शन है ग्रीट, इसके अंदर अपन कॉल बैक फंक्शन को एज अ पैरामीटर देते हैं और उसके अंदर ही कॉल करते हैं। जैसे ये ग्रीट फंक्शन पूरा एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद कॉल बैक फंक्शन रन होता है। अभी यही एग्जांपल लेते हैं। अभी इस ग्रीट फंक्शन में अपन ने 2 पैरामीटर दिए, नेम एंड कॉल बैक, जो कंसोल लॉग पे प्रिंट करेगा हेलो प्लस ये जो वेरिएबल पैरामीटर है वो, और उसके बाद कॉल बैक फंक्शन को अपन ने कॉल किया है। अभी दूसरा फंक्शन है से, कि जो कंसोल पे प्रिंट करेगा गुड बाय। अभी हम इस ग्रीट फंक्शन को इधर कॉल कर रहे हैं और पैरामीटर दे रहे हैं नेम की जगह पे ओ, एंड कॉल बैक की जगह पे हम इस फंक्शन को एज ए पैरामीटर दे रहे हैं। तो पहले ये फंक्शन कॉल होगा, फिर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी जो नेम की जगह लेगी हेलो ओम, और फिर ये कॉल बैक फंक्शन रन होगा जो कि यही इसे, तो फिर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो आउटपुट कुछ ऐसा दिखेगा। ये था कॉल बैक फंक्शंस। सो अपना अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ एक्सप्रेस.js। अभी एक्सप्रेस.js एक वेब फ्रेमवर्क है जो Node.js पे बना है, जो फास्ट, मिनिमल एंड फ्लेक्सिबल है। अभी एक्सप्रेस.js जो वेब फ्रेमवर्क है वो वेब एप्लीकेशंस एंड APIs बनाने के लिए यूज़ होता है। अभी Node.js में राउटिंग के रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेस को हैंडल करना हार्ड है, उसके लिए थोड़ा ज़्यादा कोड लिखना पड़ता है, वही एक्सप्रेस.js इसको सिंप्लीफाइड करता है। अभी फीचर्स ऑफ एक्सप्रेस.js फास्ट एंड लाइट वेट है। अभी ये Node.js पे बना है इसलिए वो भी फास्ट है, तो ये भी फास्ट एंड मिनिमल है। राउटिंग, ये पावरफुल राउटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है जो कि URLs को हैंडल करने के लिए, रिक्वेस्ट को इजीली हैंडल करने के लिए हेल्प करता है। ये मिडलवेयर सपोर्ट देता है। टेम्पलेट इंजिन्स का सपोर्ट देता है, जैसे कि पग, EJS, हैंडल बार्स की जो HTML पेजेस को डायनेमिकली रेंडर करने के लिए हेल्प करते हैं। मतलब सर्वर से डाटा लेके उसके अकॉर्डिंग अपडेट करता है। HTTP मेथड का सपोर्ट देता है जो हमें APIs को हैंडल करने के लिए हेल्प करते हैं, जैसे कि गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। स्टैटिक फाइल्स का सपोर्ट, स्टैटिक फाइल को हैंडल करने के लिए इजी है, जैसे कि स्टैटिक फाइल्स मतलब इस इमेजेस की फाइल्स, इस CSS की फाइल्स, जावास्क्रिप्ट की फाइल एक्सेट्रा। एरर हैंडलिंग के लिए ये स्मूथ मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। डाटाबेस इंटीग्रेशन, ये MongoDB, MySQL जैसे डाटाबेस के साथ यूज़ करना सिंपल है। अभी एडवांटेजेस ऑफ एक्सप्रेस.js कि ये सिंपल है एंड इजी टू यूज़ है। रैपिड डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबल है एंड स्केलेबल है, मिडलवेयर सपोर्ट देता है, ये ओपन सोर्स है, कंपेटेबल विथ Node.js है एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म है। जैसे कि ये एग्जांपल एक्सप्रेस.js का हमने पहले भी किया था थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स में,
टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स में कि हम एक्सप्रेस.js को पहले इंस्टॉल करते हैं, फिर उसको रिक्वायर करते हैं, फिर एक्सप्रेस.js को ऐप वेरिएबल में लेते हैं, फिर ऐप डॉट गेट मेथड से एक एम्प्टी पाथ पे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स लेके रिस्पॉन्स सेंड करते हैं ब्राउज़र पे कि हेलो फ्रॉम एक्सप्रेस.js मॉड्यूल, एंड उसको लिसन कराते हैं लोकल होस्ट 3000 पोर्ट पे। ये एग्जांपल पहले ही किया है। रेस्ट एपीआई, रेस्ट का फुल फॉर्म है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र। एपीआई का फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। रेस्ट एपीआई एक जरिया है डेटा ट्रांसफ़र का क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में एक सिंपल एंड स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, लाइक जेसन। एग्जांपल, अगर आपने विजिट किया https://api.github.com को और एनी यूज़र के, तो वो उस यूआरएल पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी एक जेसन फॉर्मेट में आपको देता है। इसे ही रेस्ट एपीआई कहते हैं। अभी रेस्ट एपीआई काम कैसे करता है? क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को यूजिंग HTTP मेथड, सर्वर उसको प्रोसेस करता है और रिस्पॉन्स भेजता है ज़्यादातर जेसन के फॉर्मेट में। अभी इसके मेथड्स के कुछ एग्जांपल है, जैसे कि गीट, पोस्ट, पुट, डिलीट। गेट मतलब गेट द लिस्ट ऑफ यूज़र्स। पोस्ट का मतलब होता है ऐड न्यू यूज़र। पुट, अपडेट एग्जिस्टिंग यूज़र। डिलीट द यूज़र। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ रेस्ट एपीआई। ये सिंपल एंड फास्ट है, HTTP पे वर्क करता है, जेसन फॉर्मेट को यूज़ करता है डेटा ट्रांसफरिंग के लिए, एंड ईजी फॉर फ्रंट एंड बैक एंड टू कनेक्ट, एंड ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। रूल्स टू बिकम एपीआई अ रेस्ट एपीआई। पहला रूल है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, कि जिसमें क्लाइंट एंड सर्वर सेपरेट होगा। क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा एंड सर्वर उसका रिस्पॉन्स देगा। स्टेटलेस मतलब ब्राउज़र कोई भी रिक्वेस्ट या क्लाइंट की तरफ से मैसेज स्टोर नहीं करेगा, हर एक रिक्वेस्ट इंडिपेंडेंट होगी। कैशेबल, लेकिन सर्वर के रिस्पॉन्सेस स्टोर किए जाएंगे क्लाइंट के ब्राउज़र पे स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए। यूनिफॉर्म इंटरफेस, सारे रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए एक स्टैंडर्ड तरीका होगा। लेयर्ड सिस्टम में मल्टीपल लेयर हो सकते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी, कैशिंग, डेटाबेस। कोड ऑन डिमांड, अगर यूज़र को कोड चाहिए जावास्क्रिप्ट या HTML का, तो वो भेजेगा। DNS, डोमेन नेम सिस्टम। इंटरनेट एक नेटवर्क है मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर, कि जिसमें हर एक कंप्यूटर को एक यूनिक आईडी असाइन होती है, जैसे कि 192.168.1.1। लेकिन ये आईपी एड्रेसेस ह्यूमंस के लिए रिमेंबर करने के लिए हार्ड होते हैं, इसलिए हम नेम्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि google.com। और इन्हीं आईपी एड्रेसेस को, इन्हीं डोमेन नेम्स को आईपी एड्रेसेस में कन्वर्ट करने के लिए डोमेन नेम सिस्टम का यूज़ होता है, जैसे कि www.google.com को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है 142.250.183.206। तो DNS एक फ़ोन बुक की तरह एक्ट करता है इंटरनेट के लिए। अभी नीड फॉर DNS, विदाउट DNS हम जिस भी वेबसाइट्स को विज़िट करते हैं उन हर एक का आईपी एड्रेस हमें याद करने की ज़रूरत पड़ जाएगी, कि जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, इसलिए DNS ज़रूरी है। नाउ फीचर्स ऑफ DNS, ईजी टू रिमेंबर, यूजर्स कैन टाइप नेम्स इंस्टेड ऑफ नंबर्स। ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन, ये नेम्स को ऑटोमेटिक ट्रांसलेट करता है आईपी एड्रेसेस में। फ्लेक्सिबिलिटी, आईपी एड्रेसेस चेंज हो सकते हैं, लेकिन किसी भी वेबसाइट्स के नाम चेंज नहीं होते। हाउ DNS वर्क, यूज़र टाइप्स एग्जाम्पल google.com, देन दैट रिक्वेस्ट गोज टू DNS रिजॉल्वर। DNS रिजॉल्वर चेक करता है कि वो कैशे में है या नहीं, अगर है तो वेबसाइट को लोड कर देता है, नहीं तो वो रिक्वेस्ट जाती है रूट सर्वर को। रूट सर्वर डायरेक्ट करता है डोमेन सर्वर्स को, जैसे कि .com हो गया, .in हो गया, तो फिर वो रिक्वेस्ट जाती है TDL सर्वर के पास। TDL सर्वर उन एक्सटेंशंस को मैनेज करता है, ये एड्रेस देता है, फिर वो रिक्वेस्ट जाती है ऑथोरेटिव सर्वर्स के पास। ऑथोरेटिव सर्वर्स एक्चुअल आईपी एड्रेस को होल्ड करते हैं, तो ऑथोरेटिव सर्वर आईपी एड्रेस देता है DNS रिजॉल्वर को, और वो फिर वेबसाइट लोड होती है। HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
HTTP एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो डेटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ किया जाता है ब्राउज़र एंड सर्वर के बीच में। ये हमें हेल्प करता है टू व्यू वेब पेजेस, टू सेंड फॉर्म्स, फेच रिसोर्सेज लाइक टेक्स्ट, इमेजेस एंड वीडियोस। इसका पर्पज़ है डाटा सेंड एंड रिसीव करना। इसके दो कंपोनेंट्स हैं, ब्राउज़र जो रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर के पास, और दूसरा है सर्वर जो कि उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स भेजता है ब्राउज़र को। एग्जांपल, अगर जब हम www.google.com ऐसे टाइप करते हैं ब्राउज़र पे, तो ब्राउज़र सेंड HTTP रिक्वेस्ट टू Google server and the server replies with HTTP response containing the web pages। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोटोकॉल टाइप, ये एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है और इसका कनेक्शन टाइप है स्टेटलेस। स्टेटलेस मीन्स कि ये पिछले रिक्वेस्ट को याद नहीं रखता। ये पोर्ट नंबर 80 पे रन करता है एंड डेटा फॉर्मेट इज इन HTTP it is plain text and in HTTPS it is encrypted। Request methods in HTTP: get, post, put, delete, etc. Get to read and fetch the data, post to send the data to the server, put to update existing data। Advantages: it is easy to use, fast and reliable, works with all browsers and servers, foundation of all web applications। Limitations: it is stateless, meaning it does not remember the previous actions। JSON जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। JSON एक लाइट वेट डेटा फॉर्मेट है जो कि डेटा को स्टोर एंड ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है सर्वर एंड वेब एप्लीकेशंस के बीच में। ये ऐसा डेटा फॉर्मेट है जो ह्यूमंस एंड मशीन्स दोनों के लिए इजी टू अंडरस्टैंड है। JSON का मेनली यूज़ होता है डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, जैसे कि XML है, लेकिन ये फास्ट, सिंपल एंड फास्टर है उससे। एग्जांपल, जब भी हम वेबसाइट पे अपना डेटा फिल करते हैं तो अपना डेटा सर्वर को JSON के फॉर्मेट में जाता है। अभी JSON का स्ट्रक्चर कैसा होता है कि डाटा इज रिटन इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस एंड द की वैल्यूज आर इन डबल कोट्स। द वैल्यूज कैन बी स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, एरे, ऑब्जेक्ट, एनीथिंग। फीचर्स ऑफ JSON डेटा: ये लाइट वेट है, यूजेस लेस डेटा कंपेयर टू XML, ह्यूमन रीडेबल है, इजी टू रीड एंड राइट, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, यूज्ड इन एनी लैंग्वेज लाइक पाइथन, जावास्क्रिप्ट, JS, किसी भी लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रक्चर ये की वैल्यूज़ के पेयर्स में आता है एंड इट इज़ फास्ट, पासिंग एंड ट्रांसमिशन आर क्विक। एडवांटेजेस: सिंपल सिंटैक्स लाइक जावास्क्रिप्ट, easy to convert to objects in programming languages, used in APIs for data transfer in web services, and faster than XML। DOM document object model। DOM एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस है HTML एंड XML जैसे लैंग्वेजेस के लिए। ये रिप्रेजेंट करता है वेब पेज को ट्री स्ट्रक्चर में, जिसमें हर एक एलिमेंट जैसे कि P टैग हो गया, ड्यू टैग हो गया, H1 टैग हो गया, ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है। ये DOM का पर्पज़ है, ये अलाउ करता है जावास्क्रिप्ट चेंज कर सकता है HTML का कंटेंट, स्ट्रक्चर, स्टाइल। इन शॉर्ट कि DOM कनेक्ट करता है HTML को जावास्क्रिप्ट के साथ। अभी एग्जांपल, ये P टैग है जिसमें हमने ID दी है डेमो, और ये टेक्स्ट है हेलो वर्ल्ड। अभी ये जावास्क्रिप्ट के साथ अपन चेंज कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय ID डेमो एंड इनर HTML चेंज टू वेलकम। और ये ट्री का स्ट्रक्चर होता है HTML का नॉर्मल, जैसे कि डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के अंदर HTML हो गया, हेड हो गया, बॉडी हो गया। ये बॉडी के अंदर और टैग्स आते हैं जैसे कि H1 हो गया, P हो गया। हर एक टैग एक नोड बनता है। टाइप्स ऑफ नोड इन DOM: अभी डॉक्यूमेंट नोड हो गया कि जिसमें होल डॉक्यूमेंट आता है HTML का। एलिमेंट नोड हो गया जिसमें टैग्स आते हैं P टैग, H1 टैग, ड्यू टैग। टेक्स्ट नोड जिसमें एक्चुअल टेक्स्ट आता है जो टैग में होता है वो। एट्रीब्यूट नोड, ये एट्रीब्यूट्स लाइक ID हो गया, क्लास हो गया। अभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मेथड्स: गेट एलिमेंट बाय ID, जिसमें हम एलिमेंट को ID के हेल्प से सिलेक्ट करते हैं। गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, क्वेरी सिलेक्टर, क्रिएट एलिमेंट जो कि नया एलिमेंट बनाता है। अभी इसका यूज़ ऑफ एग्जांपल है कि डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू लाइट ब्लू। तो ये HTML वेब पेज में बैकग्राउंड कलर को लाइट ब्लू सेट करता है यूजिंग जावास्क्रिप्ट।